इससे पहले जो ऑडियो थी उसमें मैंने स्कंद गुप्ता का बताया था। अब बात करते हैं स्कंद गुप्त के बाद क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल का सबसे बोलते हैं अंतिम प्रतापी जो शासक था वो स्कंद गुप्त। उससे पहले आपको पता होगा सब श्रीगुप्त आए, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, इस तरह से। ठीक है। तो आपको ये सीरियल नंबर, ये जो क्रॉनिकल ऑर्डर है, कलान कौन बोलते, कला बोलते काल के हिसाब से कौन से समय में, तो उस ऑर्डर को भी आपको याद रखना है। तो स्कंदगुप्त की स्पेशल जो कहानी है, स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, ये आपको पता होना चाहिए। और हूण कहाँ, हूणों को हिंदुकुश के पार रोक दिया था, उन्होंने कब्जा किया था नॉर्थ इंडिया पर, लेकिन वहां पर आप कह सकते हो कि उस एरिया में हूणों को रोक दिया गया स्कंदगुप्त की सेना के द्वारा। एक चीज लिखी इसमें, सौराष्ट्र के गवर्नर पर्यटन के पुत्र, सौराष्ट्र के गवर्नर का नाम पर्यटन था, उसका बेटा था चक्र गणित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मूर्ति की स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पुरुगुप्त की। कुमारगुप्त प्रथम का ही बेटा था पुरुगुप्त, तथा स्कंदगुप्त का सौतेला भाई। स्कंदगुप्त का मतलब सौतेला भाई है, कुमारगुप्त प्रथम का ही लड़का है। संभवतः ये पुरुगुप्त राजा बनाता है, ऐसा माना जाता है कि बहुत एज में बनाता है, क्योंकि स्कंदगुप्त की कोई संतान नहीं थी, तो भाई बनाता, तो भाई सबका बोलते हैं सम एज का ही होता है, उसी समान आयु का होता है, तो काफी एज का था। इसके बाद पुरुगुप्त के बाद ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त काल है वो बहुत डाउनफॉल में गया और वो एक तरह से खत्म होना शुरू हो गया वो। अब बात करते हैं कुमारगुप्त द्वितीय की। पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी उसका कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ से जो एक गुप्त संमत मिला है, संमत 154 का जो उल्लेख है, उसमें बौद्ध प्रतिमा पर लिखा हुआ है, यह सुनिश्चित, ये पक्की पता नहीं किसी को कि ये स्कंदगुप्त का ही है। उसमें कुमार गुप्ते उत्कीर्ण मिलता है, तो इसका मतलब महाराज नहीं है वो। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले महाराज ध्राज की उपाधि किसने ली थी, तो ये सबसे पहले महाराज ध्राज की उपाधि ली थी किसने, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इन्होंने ही कुमार देवी से शादी की थी, जो लक्ष्मी की राजधानी थी, चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त ने जो उपाधि ली है वो महाराज की उपाधि ली है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। टोटल जो गुप्त का समय है, गुप्तों का शासन टाइम पीरियड है, वो 300 साल है, अप्रोक्स 300 साल। कब से शुरू हुए, 3वीं सदी, मतलब 280, दो कई किताबों में लिखा है, लेकिन 240 माना जाता है, 240 से हुए, कोई 250 बताता है। तो आपको याद रखना है, तीनवीं जो तीसरी सदी है, उसके उसके उत्तरार्ध से स्टार्ट हुआ है, उसके मतलब डाउनफॉल से आप कह सकते हो 270 के आसपास से शुरू होता है और पौने 600 तक चलता है, वो 300 साल तक गुप्तों ने शासन किया था। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य उसके पतन, उसके कारण, देखो पतन के 4-5 कारण जो मैंने आपको आम बताए थे, कहीं मेंस लिखना है तो सबसे पहला कारण यही है कि जो शासक है, शासकों का कमजोर हो जाना, सीधी सी बात है। सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाना, सत्ता विकेंद्रीकरण होगी तभी तो फैलेगी। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता की जो पावर है वो बट जाना, बहुत जगह फैल जाना। जैसे मान लो कि एक कंट्री है, उसमें कई राज्य है, अब राज्य जब कंट्री बोलते हैं सेंटर की, केंद्र सरकार की बात मानना बंद कर देंगे, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया ना कहीं अब ऑर्डर वायलेट करे ऊपर वाले। ऐसे ही पहले होता था, ऐसे ही राज्य टूटे, ये जो आज हो रहा है वैसे ही पहले होता था। जो वर्तमान की स्थिति बदली नहीं, लेकिन तरीका बदल गया है। ठीक है, तो और अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाना, बाहर के आक्रमण हो जाना, बड़े राजा बाहर के, बहुत सारी चीजें ना, कि हरता कब आदमी जब दूसरा मजबूत होता है। जैसे कि इसमें लिखा है शक्तिशाली हूणों ने आक्रमण किया, जिन्होंने काफी कुछ नुकसान पहुंचाया। हूणों ने कब किया, स्कंदगुप्त के टाइम पे, स्कंदगुप्त के बाद ही तो फाउल हो गया है, उसके बाद तो ही एक राजा आया, उसके बाद तो कमजोर हो गए, तो उसने हरा दी, लेकिन बाद में हूण आना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अयोग्य उत्तराधिकारी जो होता है, उत्तराधिकारी का योग्य होना बहुत जरूरी है। ये आज इतिहास हमेशा ये चीज होती रहेगी। एक व्यक्ति की मानसिकता सभीयों में नहीं हो सकती है, जिसके अंदर राजा बनने की जो जानता है उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर वो योग्यता सब में नहीं मिलती है। हर उत्तराधिकारी उस लेवल का नहीं होता है। अगर हर उत्तराधिकारी है तो कोई साम्राज्य खत्म ही ना हो भाई, कैसे खत्म हो जाए, सब एक ही जैसे लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का अंत है, हर चीज का डाउनफॉल होता है। ऐसे ही अयोग्य उत्तराधिकारी भी इसका एक कारण है। हर राज्य में जितने भी साम्राज्य खत्म हुए हैं उनमें अयोग्य उत्तराधिकारी पहला ही कारण है, आप आराम से लिख सकते हो उसको। लिखा है स्कंदगुप्त के उपरांत ऐसा कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ जो साम्राज्य को सुसंगठित रख सके। तो इसमें अंतिम जो प्रतापी राजा है वो गुप्तों का, वो है स्कंदगुप्त। ठीक है। अब वंशानुगत राजतंत्र, गुप्त राज व्यवस्था बोलते हैं वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था थी, इसके कारण भी पतन वंश के आधार पर चल रही है, योग्यता के आधार पर नहीं चल रही है। ये भी कहीं ना कहीं गुप्तों का हर राज्य खत्म होना है भाई। वंश कभी ना कभी तो खराब हो सकता है, लेकिन योग्यता हो सकता है कभी खराब न हो, जब तक भ्रष्टाचार न हो। योग्य व्यक्ति को कहीं आपको किसी पद पर बैठाना है, अगर उसके सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर कहीं ना कहीं बोलते हैं भ्रष्टाचार होता है, दिक्कत होती है, तब हो सकता है कि अयोग्य व्यक्ति पहुंच जाए वहां। नहीं तो जो आप कह सकते हो जो पैटर्न है, किसी को बोलते हैं इंसान को सेट के किसी को सेलेक्ट करने का कि इस व्यक्ति में राजा बनने की क्वालिटीज हैं, खास बात है, तो एक सिलेक्शन के द्वारा होती है ना। वो सब लोग बोलेंगे कि हाँ ऐसा राजा बना दिया जाए, तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे, तो उसके अंदर योग्यता होती है, तो लंबा चलता है शासन। जिस तरह से इंडिया की टीम है, फिलहाल एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में जो सिलेक्शन होता है, हालांकि 11 में सेलेक्ट होना वो बड़ी बात होती है, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि जो सेलेक्ट हो रहा है वो आदमी उनसे ज्यादा खिलाड़ी जो नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कुछ लोग वर्ल्ड कप में जाते हैं, कुछ लोग एशिया कप में जाते हैं, कुछ टेस्ट टीम में होते हैं, कुछ नहीं होते, तो आप किसी को एक दूसरे कमजोर नहीं मान सकते।
लेकिन इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको जनता देखती है। जनता जब देखती है, जब सिलेक्शन जनता के द्वारा होता है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन फिर भी सत्ता लोगों के हाथ में होती है किसी व्यक्ति को किसी पद पर पहुंचाने की, तो वहां पर भ्रष्टाचार होने के चांसेस रहते हैं। अगर गलत सिलेक्शन कोई करता है तो जनता अगर विद्रोह करती है, फिर उसको चेंज करना पड़े। तो ये जो ओपन सिलेक्शन होता है, ऐसे ही राजकुमारों को, राजाओं का पहले सिलेक्शन होगा। अगर होता होगा तो बहुत ईमानदार और सही और योग्य राजा की बोलते हैं कि चयन करने की प्रक्रिया सफल आराम से हो सकती थी। लेकिन चीजें बनसान को चल रही कि भाई इसका बेटा ही बनेगा, राजा का बेटा ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमजोर आएगा। तो यह भी एक कारण माना गया है। विदेशी आक्रमण एक कारण बताया कि कोई विदेश से आक्रमण हो जाए, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए। इसमें किसने किया है कि घोड़ों ने आक्रमण किया गुप्तों पर। तो गुप्तों के पतन का कारण एक शक और हूर आक्रमण भी रहा है। गुप्तकालीन प्रशासन में क्या कमी आती है? प्रशासन में सबसे बड़ी कमी आती है भ्रष्टाचार। दूसरी कमी आती है अत्याचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार। तीसरी कमी आती है कराचार, जो कर होते हैं उनको ज्यादा बढ़ा दिया जाए। चौथी जो कमी मुझे लगता है वो होती है व्यवहार की। ये 4-5 चीजें हैं जो प्रशासन में कमी आने के कारण जनता आपसे बोलते दुखी हो जाती है और कहीं ना कहीं राजा को अस्वीकार करना शुरू कर देती है। इसमें लिखा है गुप्त सम्राटों के समय में गणतंत्रीय राजव्यवस्था का ह्रास हुआ। राजव्यवस्था का ह्रास मतलब कमी होना ही होना है। गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित है। राजतंत्र मतलब एक राजा होता था, प्रशासन में राजा ही होता था, राजा को ही मानना है, राजा के पास ही सारी शक्तियां हुआ करती है। देवत्व का सिद्धांत, गुप्तकालीन प्रशासन, देवत्व मतलब राजा को देवों की शक्ति प्राप्त है, देवत्व के सिद्धांत पर आधारित थी। राजपद वंशानुगत सिद्धांत पर आता है। राजा को पद था वो वंशानुगत, मतलब जिसका बेटा है, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, ये वंश के आधार पर राजा अपने बड़े पुत्र को युवराज घोषित करता था। सबसे बड़ा लड़का था, चाहे कैसा भी सही, लेकिन वो युवराज घोषित होता था। उसने उत्कर्ष के समय में गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्या पर्वत तक और पूर्व में बंगाली खाड़ी से लेकर पश्चिम सौराष्ट्र से फैला हुआ था। जब ये गुप्तों का था जब गुप्तों का साम्राज्य चला था, तो उसका क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। गुजरात से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर नर्मदा लिखा है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको याद रखना है सौराष्ट्र तक। राजस्व के स्रोत क्या क्या थे? गुप्तों के पास धन कहां से आता था, पैसा कहां से आता था? इसमें एक चीज लिखी हुई है, कर ही हर जगह, आज भी, पहले भी और आने वाले समय में टैक्स ही बोलते हैं किसी अर्थव्यवस्था का साधन होता है। भाग, राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला छठा हिस्सा, मतलब भाग किसे बोलते थे? एक तो भाग होता था जो भूमि का उत्पादन करती है। मान लो कि गेहूं किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं के उत्पादन का छठा हिस्सा सरकार का हुआ करता था, उसको बोलते थे भाग। भूमि के उत्पादन से प्राप्त, भूमि जो उत्पादन कर रही है, भूमि से जो पैदा हो रहा है, उसका छठा हिस्सा। भोग क्या था? संभवतः राजा को हर दिन फल फूल एवं सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। पहले कर के रूप में फल फूल सब्जियां दिया जाती थी राजा को। कैसे? डायरेक्ट कोई राजा को देने वाला तो है नहीं। तुम सोच रहे हो कि राजा के पास जाती हूँ, वहां जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वहां के लोकल प्रशासक हुआ करते, उनको दिया जाता था, उससे वहां का खर्चा चलता होगा, फिर ज्यादा होती हुई चीजें फिर ऊपर पहुंचाई जाती होंगी। यही व्यवस्था आज की है, यही व्यवस्था पहले थी। वहां के लोकल लोकल प्रशासकों को फिर ऊपर ऐसे कर करके ये टैक्स के रूप में दिया जाता था। अब प्रणय कर, गुप्त काल में ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य में स्वेच्छा चंदा। ये अनिवार्य भी था और स्वेच्छा चंदा था, इसको बोलते हैं प्रणय कर। भूमि कर भोग का उल्लेख में हुआ है, भूमि कर भोग का उल्लेख में हुआ है। इसी प्रकार भेंट नामक कर का भी उल्लेख हर्षचरित में हुआ है। ठीक है, जो भेंट भी एक कर ही है ना, किसी से मिलने तो उसको कुछ देना एक तरह से, नहीं तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, नहीं दोगे तो ऐसी व्यवस्था होगी पहले। आजकल भेंट में जाना क्या कहते हैं, तो भेंट जो एक कर है, इसको क्या था उल्लेख किया गया, हर्षचरित में आया। नॉर्मल सी चीजें हैं ये आपको समझनी है, लेकिन नाम पढ़ना, एक तो भाग, भोग, प्रणय कर और भेंट। सामाजिक स्थिति क्या थी गुप्तों की? गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 जातियों में बटा था। ये गुप्त काल की बात है, 4 जातियों में बहुत अच्छे से बटा था। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय थी, तीसरी वैश्य एवं चौथी शूद्र में विभाजित था। कला और स्थापत्य की बात करते हैं। गुप्त काल में कला की विविध विधाओं जैसे स्थापत्य कला, चित्रकला, मृदभांड कला, ये आदि बहुत सारी कला हैं जिनके बारे में, गुप्तकालीन कला के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि अलग से भी ऑडियो वीडियो बनाई जाएगी तब जाके इस पर आप इसके कुछ उदाहरण पता, जैसे कि भीतर गांव का मंदिर, ये मंदिर गुप्त काल की विशेष पहचान है। मंदिर बनाने का जो तरीका है, मंदिर कब बनना शुरू हुआ? गुप्त काल में शुरू हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। उससे पहले मंदिर नहीं होते थे, गुप्त काल के बाद ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वोच्च उदाहरण तत्कालीन मंदिर थे। उनका जो उस समय मंदिर थे वही सर्वोच्च उदाहरण है। मंदिर कला का निर्माण ये बोलते ना, जन्म यहीं से हुआ है। गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की जो टेक्नोलॉजी है और आप कह सकते हो कला है, उसका निर्माण हुआ है या जन्म हुआ है। इस समय के मंदिर एवं ऊंचे चबूतरों पर निर्भर थे। इसमें के जो मंदिर थे ऊंचे चबूतरों पर तो बनाए जाएंगे, नीचे से देखना लोगों को, भगवान ऊंचे बैठता है, आसान रहता है किसी के ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना आसान रहता है। पूजा करने में आसानी आ सकती है। पानी के क्षेत्र में विशेष जब बाढ़ आती है तो बंदर ऊपर रहता है। बहुत सारी चीजें होती है ऊपर बनाने की, किसी को हवा अच्छी आती है, वहाँ साफ सफाई वहाँ रहती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस चीज प्राकृतिक जो प्राकृतिक समस्याएं ना आए, तो इस तरह से ऊंचा चबूतरा बनाते थे, ऊंचे पे मंदिरों को बनाया करते थे। बहुत सारी चीजें इसमें चबूतरे पर चढ़ने के लिए 4 ओर सीढ़ियां बनाई जाती थी। कैसे जाएंगे ऊपर? सीढ़ियां चारों तरफ बनाई जाएंगी। तो ये जो कोई मंदिर देखा होगा आपने उस समय का, तो आपको पता चलेगा मंदिर कैसे बनाए जाते थे, ऐसे फिर क्यों बनाए जाते थे। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है।
देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया। जो भी देवता हुआ चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो, जिसकी भी मूर्ति बनानी है वो गर्भगृह में स्थापित होती थी, बिल्कुल सेंटर में जाके, मंदिर के सेंटर में। गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से अच्छद प्रदक्षिणा मार्ग हुआ करता, मतलब परिक्रमा करने का मार्ग हुआ। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने का मार्ग बनाया जाता था। ठीक है। गुप्तकालीन मंदिरों पर पाक्षों का गंगा, यमुना, शंख एवं पंथ की आकृतियां बनाई जाती। जो दीवार हुआ करती थी उस पर गंगा की, यमुना की, शंख की, इनकी मूर्तियां बनाई जाया करती थी, उनकी आकृतियां बनाई जाती। गुप्तकालीन समय में उनकी आकृति बनाने से वो बोलते ना कहीं एक केंद्र बन गया, वो सेंटर बन गया पूजा करने का, जहां पे आपको सारे भगवान दिखाई दे सकते। भगवान नहीं, भगवान के सारे रूप मिल सकते। भगवान तो एक ही है, भगवान के सारे रूप आपको वहां मिल सकते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की जो छतें थी सपाट बनाई जाती थी। हाँ, ये ध्यान रखना, गुप्तकालीन जो मंदिर थी उनकी छत सपाट थी। मतलब आज जो शिखर बनता है उस समय पर शिखर निर्माण अवशेष नहीं मिले, शिखर निर्माण बाद में हुआ, पहले सपाट बनती थी। गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते। उस समय ईंट बनाने की टेक्नोलॉजी बोले तकनीक वही उतनी होगी, छोटी छोटी ईंट बनाई जाती होंगी, छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते होंगे, उनसे वो गुप्तकालीन मंदिर बनाए जाते थे। भीतर गांव का मंदिर ईंटों से ही निर्मित है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भीतर गांव का मंदिर है वो ईंटों से ही निर्मित है। देखो, एक तो है विष्णु मंदिर, उदाहरण बता रहा हूँ, वो तिगवा जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर है वो, तिगवा में विष्णु मंदिर। एक है शिव मंदिर जो भूमराम है, नागौद भी मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर है नचना कुठार, ये भी मध्य प्रदेश में है। मतलब गुप्तों का अच्छा प्रभाव रहा है मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर है। एक है दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी में पड़ता है। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है। शिव मंदिर, एक है शिव मंदिर, ये कहाँ है? खोआ का शिव मंदिर, ये नागौद में मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव का मंदिर लक्ष्मण मंदिर जिसको बोलते, भीतर गांव का मंदिर है उसको लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं, ये है कानपुर में। ये गुप्तों के समय का मंदिर है। भीतर गांव का लक्ष्मण जिसको लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं, ये है कानपुर में, और ये भीतर गांव पड़ता है। ये गुप्तों के समय का मंदिर है। ये गुप्तों की विशेष जानकारी जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं पुष्यमित्र पुष्यभूति वंश की बात करते हैं। पुष्यभूति वंश, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ये राजा किस वंश से संबंधित है, तो हर्षवर्धन जो राजा है ना वो पुष्यभूति वंश से संबंध रखता है। ये भी काफी बोलते हैं ना प्रसिद्ध राजा रहा है, अच्छा राजा रहा है। आपको इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी का जो स्रोत है बाणभट्ट की, जो बाणभट्ट हर्षचरित बोल रहे बांसखेड़ा 628 ईस्वी एवं मधुबन 631 ईस्वी, ताम्रपत्र अभिलेख बोले नालंदा एवं सोनीपत, ताम्रपत्र सोनीपत में और नालंदा में जो ताम्रपत्र के जो अभिलेख मिले। हियनसांग एवं इत्संग की यात्रा बताया। हियनसांग ने और इत्सिंग ने जो अपनी यात्रा के वृतांत मतलब अपनी यात्राओं के बारे में बताया है। हर्षचरित इस ग्रंथ का लेखक बाणभट्ट हर्षकालीन दरबार का कवि था। ये आपको बताया जिसने हर्षचरित लिखी है, जो बाणभट्ट था वो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। तो हर्षवर्धन के बारे में किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। ऐतिहासिक विषय पर महाकाव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास है। किसी इतिहास पर महाकाव्य लिखने का जो पहला सफल प्रयास है वो किया है बाणभट्ट ने, वो क्या है? हर्षचरित। इसमें 5वें और 6ठे अध्याय में हर्ष का वर्णन, पूरे हर्षचरित उसमें आप कह सकते हो हर्षचरित में नहीं, 5वें और 6ठे अध्याय में राजा हर्ष के बारे में बताया। तो आपको पहली बात इस वंश का नाम याद रखना, पुष्यभूति वंश। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन 606 में राजा बना था और 647 तक राजा रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो हर्षवर्धन कितने राजा रहा है? 41 साल तक राजा रहा है। 41 यार, कोई राजा रह लेगा तो उसके लिए बहुत बड़ा बोलते, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अपने आप में। वर्धन या पुष्यभूति वंश की बात है। संस्थापक कौन रहे? पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश बोलते हैं। स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन हुए, इसका नाम है। जिसके जो स्वतंत्र शासक थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। इन्होंने महाराज धराज, परम भटनागर और प्रताप सिंह जैसी उपाधि धारण की थी। पहले प्रताप सिंह उपाधि थी, इसका मतलब परम भटनागर, महाराज धराज और प्रताप सिंह जैसी उपाधि किसने धारण की? प्रभाकर वर्धन ने। इनके 2 बेटे हुए, पहले के बेटे का नाम था राजवर्धन, दूसरे का नाम था हर्षवर्धन, और एक लड़की हुई उसका नाम था राजश्री। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे, पहला राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा राजश्री। राजश्री का विवाह गृह वर्मा से हुआ था। राजश्री की शादी हुई थी किससे? गृह वर्मा से। प्रभाकर के समय हूणों का आक्रमण हुआ, राजवर्धन के साथ मिलकर युद्धों में सफलता प्राप्त की। मतलब राजवर्धन ने प्रभाकर के समय हुआ, राज्यवर्धन उसका बड़ा लड़का होगा, साथ में लड़ाई लड़ी होगी और वो हूणों को उसने पराजित किया और सफलता पाई। इसी समय मालवा के शासक देवगुप्त ने गृह वर्मा की हत्या कर दी। यहां से चीजें बनती हैं। ये थाने से छोड़ के कन्नौज गया था हर्षवर्धन, उसमें ये कारण है, ऐसा कुछ मानते हैं कि कन्नौज के आसपास की थी वो। अब बताऊंगा आगे क्या कहानी है। तो देवगुप्त ने क्या हुआ? गृह वर्मा की हत्या कर दी। गृह वर्मा कौन था? हर्षवर्धन राज्यवर्धन का जीजा, गृह भाग्यश्री का हस्बैंड था, पति था। और राजश्री को किले में बंद कर दिया। अब सीधी सी बात है, गृह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को किले में बंद कर दिया। किसने? देवगुप्त। देवगुप्त कौन था? मालवा का राजा। मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। बड़ा भाई राजवर्धन ने देवगुप्त का वध कर दिया। उसके बड़े भाई हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया और लौटते समय देवगुप्त के मित्र शशांक ने छल से राजवर्धन को मार दिया। जब
उसके बाद क्या होता है, कहाँ कहानी शुरू होती है? कहानी शुरू होती है, जो ग्रह वर्मा था उससे शादी की थी राजश्री की। ग्रह वर्मा को देवगुप्त ने मार दिया। देवगुप्त राजा था मालवा का। देवगुप्त को राज्यवर्धन ने मार दिया, हर्षवर्धन के बड़े भाई ने। राज्यवर्धन वहां से वापस आ रहा तो राज्यवर्धन को शशांक ने मार दिया। शशांक कहाँ का राजा था? शशांक बंगाल का राजा था। ठीक है। अब विषम परिस्थिति में छोटा भाई पैदा हो गया भाई, 16 वर्ष की आयु में था। 16 वर्ष का जवान लड़का नहीं होता, इतना शारीरिक स्वस्थ हो सकता है लेकिन जो बुद्धि होती है वो 16 साल के बच्चे में नहीं होती इतनी। 606 में थानेश्वर, कुरुक्षेत्र के निकट पड़ती थानेश्वर जगह, वहां गद्दी पे बैठा दिया हर्षवर्धन को। 16 साल का था हर्षवर्धन। और 606 में एक सम्मत चलाया गया जो हर्ष सम्मत के नाम से विख्यात है। वो कब चला था? 606 ईस्वी में। पूर्वी बंगाल पर भास्कर बर्मन, पूर्वी जो बंगाल है उस पर भास्कर बर्मन, और पश्चिम बंगाल पर हर्षवर्धन का आधिपत्य कायम हुआ। ये आपको पता होना चाहिए। पूर्वी बंगाल पर भास्कर बर्मन और पश्चिम बंगाल पर हर्षवर्धन का अधिकार हो गया। इसके पश्चिम की ओर ध्यान दिया। इसने क्या किया? पश्चिम की ओर ध्यान दिया, क्योंकि गुजरात स्थित जो बल्लभी के शासक ध्रुवसेन या ध्रुव भट्ट आक्रमण स्थिति में अपनाए हुए थे। मतलब उन्होंने जो गुजरात का राजा ध्रुवसेन, उसका दूसरा नाम ध्रुव भट्ट था, आक्रामक मतलब इस पर बार बार वो अटैक कर रहे थे। हर्षवर्धन विषम परिस्थिति पाकर ध्रुव भट्ट के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। मतलब हर्षवर्धन को ऐसा लगा कि ध्रुव भट्ट से शादी कर ली जाएगी, उसके मतलब उसके परिवार से किसी की शादी, अपने परिवार से किसी की शादी वहां कर दी जाएगी तो ये जो लड़ाई है ये खत्म हो जाएगी। अपनी पुत्री की शादी करके पश्चिम भारत से निजात पाई। तो हर्षवर्धन ने अपनी लड़की की शादी ध्रुव भट्ट के साथ कर दी। ठीक है। हर्षवर्धन ने एक बौद्ध दिवाकर मित्रा की सहायता से अपनी बहन राजश्री को बचाया। हर्षवर्धन ने अपनी बहन को बचाया क्योंकि बहन को कब्जे में कर लिया था मालवा के राजा ने। तब कन्नौज का शासनभार अपने ऊपर ले लिया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को कंट्रोल कर लिया और वहां का राजा बन गया। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया बाद में, और 5 राज्यों में तोड़ दिया उसने। 5 राज्य बांट दिए। लगभग 620 में हर्ष दक्षिण के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ। इसमें हर्षवर्धन हार गया था। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को 620 में हराया था। इसके बाद हर्ष उत्तर भारत तक ही सिमट में। हर्षवर्धन ने जीता तो काफी कुछ है, लेकिन दक्षिण के राजा पुलकेशिन से हार गया। हारने के कई कारण होते हैं। हारने के कारण एक तो सेना का छोटा बड़ा होना, सीधी सी बात है। जिसकी सेना ज्यादा होगी वो शक्तिशाली होता है। चौथी, देशभक्ति की कमी हो जाती है लोगों में। 5वीं, आपस में मतभेद होता है। 6वीं, पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते हैं। बोलते आज के जो बहुत सारी कहानियां होती है, बोले यार ऐसा हो जाता तो हम ये युद्ध जीत जाते, ऐसा हो जाता तो हम ये मैच जीत जाते। तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं बिना तैयारी के जाओगे तो कहीं ना कहीं हार का सामना कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हार होनी है अगर आप सामने वाले को देख के नहीं जा रहे, क्योंकि किस्मत से युद्ध नहीं जीते जाते। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हार को आप बोल सकते हो कि हार के कारण क्या करें। शासन व्यवस्था क्या रही हर्ष की? हर्ष ने दिन को एक दिन को कई भागों में बांट दिया हर्ष ने। पहले भाग में बताते हैं कि प्रशासन का काम करता था, एक भाग में धार्मिक काम करता था, चौथे में व्यक्तिगत कार्य करता था। राजा की सहायता के लिए मंत्र पर हर्षवर्धन के काउंसिल तो होनी है ना, अकेला आदमी क्या करेगा? उसको सलाह देने के लिए, वो गलत कर रहा है सही कर रहा है विशेष बोलते हैं परिस्थितियों में उसको समझाने के लिए काउंसिल होती है। मंत्री को सचिव या अमात्य, मंत्री अमात्य हो गया, ऑप्शन नहीं, अमात्य मतलब मंत्री हो। मंत्री को क्या बोलते थे? सचिव बोलते थे, अमात्य कहा जाता था। अधीनस्थ शासक महाजन होते थे, उनके नीचे आने वाले महाजन होते थे या महासामंत हुआ करते थे। संदेशवाहक जो दीर्घध्वज या गुप्तचर, सर्वगत रूप, जो गुप्तचर थे ना उनको सर्वगत रूप कहा जाता था। सर्वगत रूप, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पुष्यगुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। पुष्यगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। इसका जो प्रतापी और स्वतंत्र राजा हुआ है वो हुआ है हर्षवर्धन, और राजवर्धन का पिता उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा उसकी लड़की राजश्री। राजश्री की शादी उसने इससे की, क्या नाम है, ग्रह वर्मा से की। ग्रह वर्मा को मार दिया देवगुप्त ने। देवगुप्त को फिर मार दिया हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन ने। राजवर्धन को मार दिया शशांक ने, जो बंगाल का राजा था। धीरे धीरे करके हर्षवर्धन की ऐसी स्थिति आ गई, उसको 16 साल का लड़का था, थानेश्वर में उसका राज्य कर दिया। कुछ परिस्थितियों को लेकर अपनी बहन की रक्षा के लिए बहुत सारे कामों को देखते हुए हर्षवर्धन थाने से छोड़ा। थाने से छोड़ने के बाद कन्नौज आया। कन्नौज के बाद उसने अपना साम्राज्य इधर गुजरात तक फैलाया, बंगाल तक फैलाया, उत्तर भारत ऊपर तक फैलाया, फिर नीचे वो नर्मदा तक बताते हैं रुक गया तक। नर्मदा में जो राजा था इधर दक्षिण भारत का, उसने उसको पुलकेशिन जो राजा था उसने पुलकेशिन से द्वितीय से युद्ध में हर्षवर्धन हार गया था। फिर वो नीचे नहीं आया, उसे पता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा यहाँ पे, यहाँ बहुत दूर पड़ जाता, वहाँ शक्ति लाना ऊपर से अपनी सेना को नीचे लाना भी अपने आप में एक बड़ा काम था, छोटा मोटा काम नहीं था। तो पुलकेशिन से हारने के बाद उसने अपना जो राज था वो फिक्स कर दिया। शासन आपको पता है, शासन उसने दिन को ही बांट दिया था कि मैं इतने टाइम तक धर्म का काम करूंगा, फिर व्यक्तिगत काम करूंगा, प्रशासनिक कार्य। इस तरह से हर्षवर्धन को एक योग्य राजा माना गया। हर्षवर्धन ने बहुत सारी किताब भी लिखी है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको ये भी किताब बताऊँ। हर्षवर्धन बहुत बोलते हैं बहुत बड़ा विद्वान रहा है। ठीक दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में बात करते हैं। इसमें बंद नहीं करूंगा, इसको पूरा खत्म करना है। दक्षिण भारत में भी बहुत सारे राजवंश हैं, इसमें डाउट आपको नहीं रहनी चाहिए। आपको जितना पता है वो फिक्स पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है चलेगा, लेकिन गलत नहीं पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं पल्लव वंश की। दक्षिण भारत में पल्लव वंश का उदय उसी समय हुआ जब सातवाहन वंश अपने पतन की ओर था। एक पतन की ओर होता है, एक का उदय होता है, सीधी सी बात है।
शिव स्कंद बर्मन, शिव स्कंद बर्मन को पल्लव वंश का संस्थापक मानते हैं। इस बार क्वेश्चन में आ सकता है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? शिव स्कंद बर्मन। पल्लव शासकों ने अपने शासनकाल में कांची को अपनी राजधानी बनाया। कांची को बनाया। कांची कहाँ है? कांचीपुरम, कांची तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। कांची को पल्लवों ने अपनी राजधानी बनाया। इस काल के प्रमुख शासक थे शिववर्मा, शिव स्कंद बर्मन, वीरकुर्च, शांत वर्मा, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के युद्ध में मतलब विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त ने ऊपर से अटैक किए थे, 12 राजाओं को हराया था दक्षिण भारत के, तो उसमें एक विष्णुगुप्त भी होगा। इसके बारे में बताते हैं। पल्लव उसके बाद कमजोर पड़ जाते। सिंह वर्मा द्वितीय के पुत्र सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में चोलों का दूसरा नाम है कालभ्रह की सत्ता को कुचलकर अपने साम्राज्य की पुनः स्थापना की। तो एक तो पल्लव शुरुआत के थे, अब जो विष्णुगुप्त है, जो सिंह वर्मा है, और उसका लड़का विष्णु वर्मा, सिंह विष्णु ने 575 में चोलों को और कालभ्रह की सत्ता को कुचलकर अपने साम्राज्य को दोबारा से स्थापित किया। 670 में परमेश्वर वर्मा प्रथम गद्दी पर बैठा। उसे चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम को आगे बढ़ने से रोका। किसने रोका? परमेश्वर वर्मा ने। हालांकि चालुक्यों ने पल्लवों को एक अन्य प्रसिद्ध शत्रु पांड्यों के राजा अरकेसरी महार वर्मा के साथ मिलाया और परमेश्वर वर्मा प्रथम को पराजित कर दिया। परमेश्वर वर्मा को हरा देते हैं। परमेश्वर वर्मा किसका राजा है? यह पल्लवों का राजा, ठीक है। ये मुझे लग रहा है बहुत टफ होगा आपकी चीज समझने में। इसको बंद करते हैं, बाद में अच्छे से एक्सप्लेन होगा, उस किताब में पढ़ेंगे।